नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलनटॉप.com की खास पेशकश रखवाले और मैं हूं निखिल। पिछले एपिसोड में हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने पुराने रंग रूप में लौटने वाले हैं, बहुत सारी नई चीजें होंगी। तो इस बार का जो मुख्य मुद्दा होने वाला है, जिस पे रखवाले तफसील से बात करेगा, वो होगा नौसेना का 2.5 दशक लंबा हेलीकॉप्टर्स का इंतजार, जो आखिरकार पूरा होने जा रहा था, लेकिन अब वो एक बहुत अगली झगड़े में फंस गया है नौसेना के रिटायर्ड अधिकारियों और HAL के बीच। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले होंगी इस हफ्ते की रक्षा मामलों से जुड़ी सुर्खियां। सबसे पहले सुर्खी जुड़ी है बॉर्डर मीट में, जो कि हुई है 14वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के साउथ जिनजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मेजर जनरल लिउ लिन के बीच। 15 घंटे चली इस बातचीत में क्या निकला, हम बात करेंगे। एक जुमला आपने ट्रैफिक पुलिस के एड्स में खूब सुना होगा, सिर्फ सलामत तो हेयर स्टाइल 50। ये सेना के मामले में भी अच्छी तरह लागू होता है। इसीलिए सेना ने फैसला किया है कि सेना के लिए 1 लाख बैलिस्टिक हेलमेट खरीदे जाएंगे, जो कि AK-47 के गोलियों को भी रोक पाएंगे। आखिरी सुर्खी भी सेना से जुड़ी हुई है। सेना 72,716 G2 पेट्रोल राइफल्स खरीद रही है। इतनी ही क्वांटिटी में इन्हीं राइफल्स का एक ऑर्डर पहले भी प्लेस किया गया था, जो कि पूरा भी हो रहा है। अब इस नए ऑर्डर के सामने आने के बाद एक छोटा सा विवाद फिर से पैदा हुआ। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रक्षा मामलों के विशेषज्ञ संदीप उन्नीथन, और लेह से हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक भल्ला। अभिषेक भल्ला, आप एडिटर हैं इंडिया टुडे टेलीविजन के लिए, और पिछले 2 हफ्तों से आप लेह में हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं सीमा विवाद पे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। धन्यवाद। थैंक यू निखिल। शुरुआत अभिषेक मैं आपके साथ ही करना चाहता हूँ। 15 घंटे लंबी बैठक है, ये अब तक की सबसे लंबी बैठक रही है। और जैसा कि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग की शुरुआत से पहले यहाँ मजाक चल रहा था कि ऐसा क्या हो रहा था उस मीटिंग में जो ये 15 घंटे तक चल गई। आपकी क्या जानकारी है, किन मुद्दों पे बात हुई और इस मीटिंग की लंबाई इतनी कैसे बढ़ गई? देखिए निखिल, 15 घंटे बातचीत चली। ये काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। ये पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी। जो इससे पहले भी बैठकें हुई थी तो एवरेज ड्यूरेशन जो है 11 से 12 घंटे तक तो था ही। इस बार जो था, क्योंकि मुद्दा और ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो पहले की बैठकें थी उनपे कुछ ना कुछ काम आगे हो चुका था। एक जो फर्स्ट फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट था वो सारे फ्रिक्शन एरियाज में हो चुका था। इसका मतलब ये है कि दोनों सेनाएं 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे हटी थी। लेकिन मुद्दा अभी जो था इस बैठक से पहले, वो पेंगोंग त्सो का था, जो झील है 14,000 फीट पे, और डेप्सांग प्लेन्स को लेके था। पेंगोंग त्सो पे भी हालांकि थोड़ा सा पीछे जरूर हटी थी चीन की सेना। फिंगर 4 से फिंगर 5 पे चली गई थी, और अग्रीमेंट्स के तहत हमारी सेना भी फिंगर 4 से फिंगर 3 को पर आ गई थी। लेकिन मुद्दा ये था कि रिज लाइन पर अभी भी वो बैठे हुए थे, ये एक बात थी। और जो दूसरी बहुत अहम बात ये है, जो भारत शुरू से ही कहता आ रहा है, कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है पेंगोंग झील में, वो फिंगर 8 से गुजरती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है आगे आने वाले दिनों में भारत के लिए। क्या चीनी सेना जो अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स उन्होंने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में बनाए थे, उन्हें हटाएगा, और क्या पूरी तरह से फिंगर 8 के पीछे जाएगा या नहीं। हो सकता है कि फिलहाल ना जाए, क्योंकि टॉक्स हो रही हैं। जब नेगोशिएशन होती है तो गिव एंड टेक होता है। लेकिन फाइनली इंडिया को ये तो प्रेस करना पड़ेगा कि चीन की सेना फिंगर 8 के पीछे हटे, क्योंकि शुरुआत से इंडिया का स्टैंड यही था कि स्टेटस को एंटे रिस्टोर किया जाए। इसका मतलब ये है कि जो अप्रैल के अंत में स्थिति थी, वही यथास्थिति जो है बरकरार रहनी चाहिए। अगर वो यथास्थिति बदल जाती है तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बुरी खबर होगी भारत के लिए, क्योंकि इसका ये मतलब होगा कि जो सालों से स्टेटस को चला आ रहा था वो ऑल्टर हो जाएगा। अभिषेक, आप वहां पे हैं इतने दिनों से। इन मीटिंग के स्पेसिफिक्स पर हम आएंगे, उन पे हम संदीप से भी बात करने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो विवाद चल रहा है मई की शुरुआत से, आप लगा लीजिए, उसके बाद से लेह के जो आम जनजीवन है, वहां के आम लोग जो हैं, उनके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है? क्या उस बारे में भी कोई जानकारी हमारे पास है? जी, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और ये जो है कि ये ट्विन ब्लो की तरह हो गया है, क्योंकि पहले कोविड हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे लॉकडाउन था, जैसे कि देश के हर हिस्से में है। और उसके साथ साथ अब ये समस्या आ गई। तो यहाँ की जनता, आप जानते हैं, 70% टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। और ये जो समय होता है मई जून से लेके जुलाई अगस्त तक, ये पीक टूरिस्ट सीजन होता है।
तो ये तो माना जा रहा है कि इस साल का टूरिज्म पूरी तरह से खत्म हो गया। और एक और बात बड़ी अहम है कि देखिए यहाँ के लोगों को 370 आर्टिकल हटने के बाद और जब से यूनियन टेरिटरी लद्दाख बना था, बहुत उम्मीदें थी। उम्मीदें ये थी कि फंड ज्यादा आएंगे, बजट जो है 5-6 गुना बढ़ गया था लद्दाख का। लेकिन अभी भी जो है कुछ चीजें ऐसी हैं, खास करके जो परिस्थितियां बनी हैं उनकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को काफी दिक्कत हो रही है। मिसाल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, फिर से लद्दाख के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत सरकार को ये बोला है कि 650 करोड़ का एक स्पेशल फंड था डेवलपमेंट के लिए फॉरवर्ड एरियाज में, ताकि कि जो नोमैड्स वहां रहते हैं वो जो मास माइग्रेशन हो रहा था ले की तरफ वो ना हो पाए। ये 6 साल से अटका हुआ था स्पेशल प्लान। फिर से ले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी मांग रखी है। इसके अलावा लोगों को जो फॉरवर्ड एरियाज में रहते हैं, जाहिर सी बात है बहुत परेशानी हो रही है इस स्टैंड ऑफ के चलते। एक छोटी सी चीज होती है सबकी जिंदगी में आजकल, फोन और इंटरनेट। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से फॉरवर्ड एरियाज में ना तो फोन चल रहे हैं, मोबाइल फोन, ना इंटरनेट चल रहा है। इसकी वजह से जाहिर सी बात है जो लोग लेह में रहते हैं, उनके रिश्तेदार वहां रहते हैं, उनसे एकदम कम्युनिकेशन जीरो हुआ है। मैं कुछ स्टूडेंट से भी मिला जो बाहर चंडीगढ़ वगैरह में पढ़ रहे थे और कोविड लॉकडाउन के बाद इधर ले आ गए थे, तो वो अपने घर नहीं जा सकते हैं फॉरवर्ड एरिया में, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो अटेंड नहीं कर सकते फॉरवर्ड एरिया में क्योंकि रहते हैं, तो उनको ले में रहना पड़ रहा है, किराया ज्यादा देना पड़ रहा है। एक मैं नौजवान लड़की से मिला जिसका चुशल में रहती थी और उसका जो है जॉब इंटरव्यू के लिए ईमेल आया, लेकिन क्योंकि वहां पे ईमेल नहीं चल रहा था वो उसने अपना जॉब इंटरव्यू जो है मिस कर दिया और नौकरी हाथ से चली गई। तो इस तरह से बहुत सी कहानियां हैं जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं, और जैसा जंग सा माहौल बना हुआ था उससे एक खौफ और एक भय तो जरूर है लोगों में। संदीप, आपके पास मैं आना चाहता हूं इसी बात को लेकर के। आपने भी ये बात सुनी है कि मीटिंग बहुत लंबी चली है, और जैसा कि अभिषेक बता रहे थे कि ये बड़ा जटिल मुद्दा है कि पैंगोंग त्सो से कौन पीछे हटेगा, और पीछे हटेगा तो कितना पीछे हटेगा, और देप्सांग की बात भी है। आपकी जानकारी क्या है, किस तरह क्या ये चीज एंटिसिपेट कर ले गए थे हम लोग कि इस मीटिंग में बहुत मेहनत हमें करनी पड़ सकती है? जी निखिल, बिल्कुल, क्योंकि इस तरह जैसे हम पिछले एपिसोड में भी डिस्कस कर रहे थे कि ये पहली बार हुआ है कि इतने सारे इश्यूज एक साथ आए। नॉर्मली जो होते हैं एक ही जगह पे इंक्लूजन होती है और लोकल लेवल पे मतलब ये तय हो जाता है, डिस्कस हो जाती है, लेकिन इस बार जो है इतनी सारे इतनी अलग अलग जगहों पे उन्होंने इंक्लूजन किया है। इसकी वजह से मतलब और ज्यादा टेंशन बढ़ गए हैं। कॉम्प्लेक्सिटी अलग तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है इस इश्यूज में, और दोनों साइड हिलना नहीं चाहते हैं अपने स्टांसेस से, इसीलिए थोड़ा एक रिजिडिटी भी आ गया है। और फिर हमें ये भी सोचना होगा कि ये कम्युनिकेशन जो चल रहा है नॉर्मली वो इंग्लिश में या इसमें नहीं है, वो ट्रांसलेशन काफी सारा होता होगा। इसी वजह से दैट इज अनदर रीजन व्हाई ये काफी देर तक खींच जाती है मीटिंग्स। और ये अभी जो है हमारे जो पैंगोंग त्सो वाला लेके है कि हमें स्टेटस को आंटे रेस्टोर करना है, दैट इज आवर मेन कंसर्न। और जैसे अभिषेक बता रहे हैं, वो अभी भी चाइना में वो थोड़ा ये है कि वो फिंगर 8 तक नहीं जाना चाहते हैं। वो इन्होंने इतना सारा डेवलपमेंट किया है फिंगर 4 और फिंगर 5 पे, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए जो वो रहने के लिए आए थे एक तरह से। तो एक्चुअली उन्हें अभी एहसास हो गया है कि पहले उनको इतना ये एहसास नहीं हुआ होगा जितना आज है कि क्या उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है। इंडिया और चाइना की जो रिलेशनशिप को लेके आज जिस तरह से इंटरनेशनलाइज हो गया है, ये एक पूरी उनको लगा होगा कि ये हम लोकल लेवल पे ये कर देंगे, लेकिन उन्हें ये शायद पता नहीं था कि मतलब इतनी बड़ी इंटरनेशनल सिचुएशन बन जाएगी। तो इस वजह से काफी सारा उनका जो कहते हैं लॉस ऑफ फेस भी हुआ होगा। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से वो टॉक्स खींच रही है। और अब हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा कि पहले ये हमें चेक करना है कि अगर वो पीछे हट गए या नहीं। वेरिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है अब, और उसके बाद ये सब वेरीफाई होने के बाद हम बात करेंगे फिर डी एस्केलेशन की, जो एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है। काफी महीने और लग सकते हैं कि
हमें वहां से हमारे सारे पूरे सैन्य बल को हटाना होगा बॉर्डर से, क्योंकि जो भी हम अग्रीमेंट्स हमने किए चाइना के साथ 1988 1993 के बाद, उसके तहत वहां साफ लिखा है कि हम इतने सारे ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं करेंगे। टेंशन जो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के बिल्कुल खिलाफ है। और चाइना को भी शायद ये एहसास हो गया है कि मतलब जिस तरह से उन्होंने आके डिप्लॉय किया है, वो हमारे सारे जो अग्रीमेंट्स आज तक हमने उनके साथ किए 1993 से लेके 2096 और उसके बाद भी जितने सारे, उस सारे एग्रीमेंट्स का ये इस डिप्लॉयमेंट ने उल्लंघन किया है। तो ये जाहिर सी बात है कि जल्द से जल्द उनको ये डीएस्केलेट करना होगा। अपने जो सैन्य बल है, जो 2 या 3 डिवीजन ले आए हैं, उनको वापस ले जाना होगा सिंजियांग। अगला सवाल मेरा हमारे दोनों मेहमानों से है। एक लड़ाई नैरेटिव की चल रही है, दो तरह से इस पूरी घटना को देखा जा रहा है। पहला है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि चीन ने हमारा भरोसा तोड़ा, जिस तरह की उन्होंने हमारे साथ समझौते किए थे, जो लोकल लेवल पे भी समझ थी, उन्होंने उसका उल्लंघन किया। और दूसरा है इंटेलिजेंस फेलियर का। आज एक रिपोर्ट सुशांत सिंह की इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई है। उन्होंने अपने सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है कि मिड अप्रैल में ही अच्छे खासे मोबिलाइजेशन की रिपोर्ट्स थी सेना के सूत्रों का, लेकिन ये कहना है कि उनके पास में रिपोर्ट पहुंची नहीं। मई में जो रिपोर्ट्स आई वो मोबिलाइजेशन की नहीं थी, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की थी। तो ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है चीन के पार्ट पे या फिर ये इंटेलिजेंस फेलियर है ऑन आवर पार्ट, इस पूरी बहस को आप दोनों कैसे देखते हैं? पहले अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, या तो सच है कि अप्रैल में मूवमेंट सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था। इनफैक्ट हमने इंडिया टुडे में ये खबर पहले भी करी हुई है। अच्छी बात है कि और जगहों पर भी इस खबर को फॉलो किया गया है। तो ये अब पब्लिक डोमेन में बात आई हुई है कि मिड अप्रैल में चाइनीज मूवमेंट बहुत ज्यादा डिटेक्ट हुआ था, नोटिसेबल था। और अब इसकी जानकारी सेना तक आई या ना आई, इस पे तो देखिए डिबेट चलता रहेगा, लेकिन सवाल जरूर उठते रहेंगे। क्योंकि आखिर है कौन एलएसी पर सेना है। तो ये बोलना कि सेना को इसकी जानकारी नहीं थी, अपने में एक कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म का एनालिसिस लगता है। लेकिन देखिए, आने वाले दिनों में जब ये मसला सुलझ जाएगा, और हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी सुलझे, पोस्टमार्टम तो जरूर होगा, क्योंकि इस तरह की स्थिति शायद पहले कभी नहीं आई है। संदीप मुझसे कहीं ज्यादा सीनियर हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने फॉलो किया है। मेरे करियर में मैंने नहीं देखा इस तरह की स्थिति। मेरे लिए डोकलाम एक बहुत बड़ा एक मौका था जब टेंशन्स बढ़ गई थी, और उससे पहले भी डेप्सांग में 2014 में हुआ था। लेकिन जो इस बार 2020 में जो हुआ, मैंने नहीं ऐसा एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि जो मोबिलाइजेशन हुआ वो एकदम वॉर लाइक मोबिलाइजेशन था। ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ सैनिक भी आगे गए, बल्कि आर्टिलरी गन्स, टैंक्स, लेह में हम रोज देखते हैं हमारे फाइटर जेट्स जो सॉटीज यहाँ लगा रहे हैं, दिन में भी शाम में भी हम देखते हैं। और इनफैक्ट अपाची हेलीकॉप्टर जो है, जो कि एक अटैक हेलीकॉप्टर है, वो ऑपरेशनल एरिया में बहुत जल्दी ले आया गया, पिछले साल ही इंडक्ट हुआ था। तो जो इस तरह का मोबिलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रूप्स एंड इन टर्म्स ऑफ हेवी वेपन सिस्टम्स शायद पहले कभी नहीं हुआ था। तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी, और यही स्थिति दूसरी तरफ से थी। इसी तरह का मोबिलाइजेशन चाइना की तरफ से हुआ था, इसलिए मिरर डिप्लॉयमेंट जिसे कहते हैं वो भारतीय सेना ने की। आगे आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है कि किसी किस्म की शायद कमिटी बने, कुछ डिस्कशंस और हों सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में, लेकिन इसमें पोस्टमार्टम्स तो जरूर होंगे। मैं इसी मिरर डिप्लॉयमेंट को लेके भी अभिषेक आपसे सवाल करना चाहता था। इस तरह की बातें बहुत जगह रिपोर्ट हुई, और लगभग इस बात को लेकर एक एग्रीमेंट है कि हम चीन पहले कुछ करता जाता था और उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते जाते थे। हमारा डिप्लॉयमेंट भी इसी तरह बढ़ता है कि पहले उनकी फॉर्मेशन मूव इन होती है किसी एक जगह पे, उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वो अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी स्ट्रेंथ वहां पे बढ़ाते हैं। क्या जमीनी स्थिति यही थी? क्या हम फॉलो करते रह गए चीन को? देखिए, कुछ चीजें शायद इतनी ज्यादा क्लासिफाइड होती हैं कि वो कभी शेयर नहीं होती हैं हम लोग के साथ भी, और हम भी वी आर ऑल्सो प्रिवी टू इंफॉर्मेशन। संदीप ऑल्सो नोज दिस।
बट ये कहना कि अग्रेसर हम थे, जाहिर सी बात है गलत होगा। नहीं, मैं बिल्कुल वैसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये कहना, सवाल दरअसल मेरा इस दिशा में था कि ये बात खूब कही गई कि चीन अग्रेसर था, लेकिन उनकी इंटेंशंस हम नहीं पढ़ पाए और हम सिर्फ रिस्पॉन्ड करते रह गए कि वो हमारे सामने एक चुनौती पेश करते थे, हम उसका कोई सोल्यूशन पेश करते थे। उनकी फॉर्मेशन एक जगह आती थी, हमारी फॉर्मेशन फिर उनके सामने मिरर डिप्लॉयमेंट में आती थी। तो क्या हम ट्रेल कर रहे थे उनको इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में? निखिल देखिए, इस पर तो चर्चा चलती रहेगी, ये मैटर ऑफ डिबेट रहेगा, लेकिन ये कहना कि भारतीय सेना ने रिस्पॉन्ड नहीं किया या हमारा रिस्पॉन्स में कोई कमी थी, ये भी सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए डोकलाम में भी जब हुआ तो चीन को ये एहसास नहीं था कि 72 दिन बारिश में, खराब मौसम में भारतीय सेना उनको वहां पकड़ के रखेगी और फाइनली जो है उनको पीछे हटना पड़ेगा। तो शायद वैसी सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी थी। चीन ने मेरे ख्याल से ये अंदाजा नहीं लगाया था कि इतनी जल्दी इतना ज्यादा रैपिड डिप्लॉयमेंट होगा, नंबर 1। दूसरी चीज, जो पॉलिटिकल लेवल पे डिसीजंस लिए गए, क्योंकि देखिए सेना हमारे वहां इतनी गंभीर इश्यूज पर खुद डिसीजन नहीं लेता है और ये बहुत अच्छी बात है। जो राजनीतिक सोच होती है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप की सोच होती है, उसी के साथ जाता है। तो ये बात तो साफ कर दी गई थी कि जवाबी कार्रवाई होगी। और जो 15 जून की घटना थी गलवान में पेट्रोल पॉइंट 14 पर, फिर से देखिए बहुत डिबेट चलता रहेगा कि हमारे 20 लोग शहीद हुए। चीन ने अभी तक माना नहीं है कि उनकी तरफ कोई कैजुअलिटी हुई, लेकिन हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स, हमारे सोल्जर्स की अकाउंट्स जो हैं, आई विटनेस अकाउंट्स, कहते हैं कि उनकी तरफ भी बहुत ज्यादा लॉसेस हुए। तो ये बात बड़ी साफ है कि पीछे नहीं हटी थी भारतीय सेना, और शायद यही कारण था 15 जून को जब वो झड़प हुई, खूनी झड़प हुई, क्योंकि चीन को लगा था कि उनकी मनमानी चल जाएगी जब उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट नहीं हटाया। वही वेरीफाई करने गई थी हमारी वेरिफिकेशन टीम, उसको लेके झगड़ा हुआ और बाद में उनको अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट वहां से हटाना पड़ा। तो देखिए दोनों तरफ से अग्रेशन रहा है, और ये मैं लेकिन कहूंगा कि भारतीय सेना किसी भी सूरत में बॉक डाउन नहीं हुई अंडर प्रेशर, ये मैं कह सकता हूं काफी कॉन्फिडेंटली। संदीप, इंटेलिजेंस फेलियर वर्सेस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। निखिल, एक्चुअली ये जो हुआ इधर ईस्टर्न लद्दाख में, मैं इसे देखता हूँ कि ये फेलियर टू प्रेडिक्ट चाइनीज इंटेंशंस, वो एक्चुअली बात ये इसी की है। ये नहीं कि इंटेलिजेंस फेलियर है, वो आ गए हमें पता नहीं लगा, ये नहीं था। वो हम एक्चुअली मॉनिटर कर रहे थे उन्हें, जहां तक कि हमें पता है एक्सरसाइजेस उनके काफी सालों से चल रहा था, 2017 से लेके आज तक। वो टिबेटन प्लेटो पे रोज इसी समय फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर वो एक्सरसाइज करते थे। इस साल भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 2020 में जनवरी 1 को ग्लोबल टाइम्स ने अनाउंस भी किया था कि हमारे एक्सरसाइजेस शुरू हो रहे हैं। तो इस पैटर्न की डिप्लॉयमेंट उन्होंने जारी रखा। सिर्फ हमें ये पता नहीं लगा कि वो एक्सरसाइज कब डिप्लॉयमेंट में बदल गया, उनकी इंटेंशंस कब चेंज हो गए, वो शायद हमें पता नहीं लगा। और कुछ घंटों के अंदर जहां वो एक्सरसाइज कर रहे थे सिंजियांग में, वहां से G219 से वो चढ़ के सीधा आ गए, मतलब लेस देन 1 डे। ये सारे जो उनके फॉर्मेशन, क्योंकि 200 किलोमीटर का फर्क था, वो लोग कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर बहुत ही नजदीक है। और जहां पर वो है, वो टिबेटन प्लेटो पे है, ज्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है, टेरेन फ्लैट है, आप चल सकते हैं, फ्लैट है। तो वहां और बहुत बढ़िया उन्होंने रास्ते बनाए, वहां पर हाईवे बनाई। जो G219 अक्सर चीन को ये बाइसेक्ट करती है, वो एक हाईवे है। तो उस पे वो चढ़ के सारे उनके फॉर्मेशंस आ गए और बैठ गए हमारे LAC पे। उसके बाद फिर ये सारे झटपे जो हुई, अभिषेक बता रहे थे, हर पॉइंट पे उन्होंने शुरू किया था। तो फेज 1 था एक्चुअली एक्सरसाइजेस, फेज 2 था वो सारे जो ट्रूप्स है उसको मोबिलाइज करके LAC पे लाना, और फेज 3 ये इंकर्जन्स किए उन्होंने 4 जगहों पे। तो शायद हमें वो इंटेंशन कब बदले उनके, ये हमें पता नहीं लगा। और एक्चुअली जैसे हमारे पहले वाले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था, मैं इसे एक्चुअली एक लार्जर गेम प्लान के तहत देखता हूँ। ये लोकलाइज्ड इवेंट नहीं है, ये चाइना की सोच के बारे में है कि उसको लगा कि अब वक्त आ गया है कि हम हमारे सारे नेबर्स को बता दें कि हम ही हैं, हम नंबर 1 पावर है, आप हमारे साथ मतलब हमको रिस्पेक्ट करना होगा आपको।
तो चाहे वो ताइवान को लेके हो या हांगकांग में हो या साउथ चाइना सी में हो या फिर इंडिया के साथ ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, सारे उन्होंने एक साथ एक्टिवेट किए उनके सारे जो फ्रंट्स है। तो पहले जो उनका ये हमारा सोच था कि चाइना सिर्फ एक ही फ्रंट पे फोकस करेगी, ईस्टर्न फ्रंट पे, तब हम बच जाएंगे, वेस्टर्न फ्रंट थोड़ा ये लो इंटेंसिटी हो जाएगा। लेकिन अभी शायद चाइना को ऐसे लगने लगा है कि वो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि वो सारे फ्रंट्स एक साथ अटैक कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा अभिषेक से है। अभिषेक, आप लेह में हैं और बहुत करीब से ये सारे डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। आने वाले दिनों में लेह में क्या होने वाला है, इस बारे में क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए, जहां तक फॉरवर्ड एरियाज की बात है, मुझे नहीं लगता कि ओवरनाइट जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट बढ़ा है वो कम हो जाएगा। और हम सब काफी देर से कह रहे हैं कि ये एक लॉन्ग हॉल है, तो हो सकता है ये कठिन परिस्थिति हो भारतीय सेना के लिए यहाँ की ठंड में, क्योंकि देखिए लेह तो 11,000 फीट पर है, लेकिन जो ये सारे फॉरवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे ये टेंशन है वो 14-15 हजार फीट पर हैं, और कोई कोई हमारी पोस्ट तो उससे भी ज्यादा हाइट्स पे हैं। तो लाइफ तो देखिए बहुत ज्यादा टफ है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी, जब ठंड नहीं भी होती है। तो सेना के तरफ से जाहिर सी बात है ये एक लॉन्ग हॉल है। इम्पैक्ट इसका लोकल्स पे कब तक बना रहेगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है लोकल्स के लिए अब, क्योंकि वो भी ये जान गए कि ये ओवरनाइट स्थिति ठीक नहीं होने वाली। एज फार एज दिस ईयर इज कंसर्न, तो उन्होंने मान लिया है कि ये साल तो गया, अब तो उनका सारा बिजनेस ठप था, टूरिज्म ठप था। यही सोच रहे हैं कि अगर इस साल के अंत तक मसला सुलझ जाए, जब अगले साल का सीजन शुरू होगा गर्मी में और परिस्थितियां बेहतर हो, तो उनकी जिंदगियां भी बेहतर हो सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल है यहाँ के लोगों के लिए, जो लोग लद्दाख जाते हैं घूमने, कि क्या वो पेंगोंग झील को कभी देख पाएंगे फिर से, क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो मुझे नहीं लगता कि पेंगोंग झील टूरिज्म के लिए खुलेगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो है वो है जो नोमैड्स हैं, शेपर्ड्स जो हैं, इस टेंशन का उन पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो ऊन आती है, बेस्ट वूल जो जिसको माना जाता है, वो चांगथांग एरिया से ही आती है, जो दुर्बुक और श्योक के आसपास है, जहां पे अभी समस्या चल रही है। इस साल मैंने सुना है कि वो ऊन नहीं आ पाई है। इस साल का तो उनके पास स्टॉक था, लेकिन अगर अगले साल भी नहीं आ पाई तो जो पूरी वूल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा तरह से इफेक्ट होगी। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लेह पहुंचने वाले हैं, और उनके दौरे के बाद में जो आपके पास इंसाइट्स होंगे उनको जानने के लिए हम आपको दोबारा तकलीफ देना चाहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद निखिल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रखवाले, अब हम आगे बढ़ाते हैं संदीप के साथ। संदीप, आपने एक स्टोरी ब्रेक की है बैलिस्टिक हेलमेट को लेकर के, और बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि बैलिस्टिक हेलमेट क्या होता है। उन्होंने वो पटका देखा है जो कश्मीर में इंडियन आर्म फोर्सेस पहनते हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, और क्या जरूरत है, अगर हमारे पास पटका है तो हमारे पास बैलिस्टिक हेलमेट क्यों होना चाहिए? निखिल, ये कई सालों से इंडियन आर्मी जो जब जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने एंटर किया था काउंटर इंसर्जेंसी के लिए, तब उनके पास कोई हेड प्रोटेक्टेड हेलमेट्स नहीं थे, ढंग के हेलमेट्स नहीं थे। वो 1970s की जो विंटेज की फाइबर ग्लास हेलमेट पहनते थे, वो बिल्कुल इट वाज यूजलेस अगेंस्ट AK-47 राउंड्स। तो फिर एक जनरल साहब थे, बहुत ही होशियार, एक जनरल दत्ता थे, वो उन्होंने VK दत्ता मेजर जनरल जो थे, उन्होंने इम्प्रोवाइज किया इस पटके को। बेसिकली एक आर्मर्ड स्टील की एक पीस को लेके ऐसे उन्होंने फिट कर दिया, और एक हार्नेस और बेल्ट वगैरह लगा के उसको एक बहुत ही सस्ता एक जुगाड़ टाइप का एक हेलमेट बना दिया उन्होंने, जो स्टील का था, आर्मर्ड स्टील का जो बना था, और वो बुलेट रोक सकती थी। लेकिन उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, ये आया था इस हेलमेट में कि वो ट्रॉमा पैड्स उसमें ठीक से आता नहीं थे। उन्होंने वैसे फिट किया था अंदर ट्रॉमा पैड्स, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था, ये बुलेट का बहुत ही हाई इम्पैक्ट होता है, हाई वेलोसिटी राउंड होती है AK-47 के, लगभग ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवल करती है जो बुलेट। और जब वो हिट करता है, अगर आपका ये रोक, इवन इफ द राउंड इज स्टॉप्ड बाय द
हेलमेट, वो जो ट्रॉमा है वो ट्रांसफर हो जाती है शरीर पर, खासकर हमारे मस्तिष्क पे और सर पर। तो आजकल अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिस तरह से बुलेट की जो इम्पैक्ट है वो एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो इस तरह की जो इंडियन आर्मी अब प्रोक्योर करने जा रही है अपने ट्रूप्स के लिए, कि देखिए पटके को हम रिप्लेस करना चाहते हैं कोई एक सोफिस्टिकेटेड AK-47 प्रोटेक्टेड हेलमेट को लेके। तो उन्होंने अभी शुरू किया है, जो प्रोसेस है सारा शुरू किया है, वो बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ। एक कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्लोट किया था, और दो तीन दिन पहले एक मीटिंग भी किया था आर्मी हेडक्वार्टर्स में, ये कि बॉस आपके पास क्या है, ये टेक्नोलॉजीज क्या है, हम कैसे इसको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स बना सकते हैं, और जल्द से जल्द हम इसको एक्वायर करना चाहते हैं। और ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट ये कि पर्सनल प्रोटेक्शन पे अब आर्मी ज्यादा ध्यान देने लगी है। कुछ ही साल पहले उन्होंने बहुत सारे बुलेट प्रूफ जैकेट भी लिए थे सोल्जर्स के लिए, और हेलमेट्स भी लिए थे, लेकिन सिर्फ उसमें एक प्रॉब्लम था कि वो जो हेलमेट्स खरीदे थे 3-4 साल पहले, वो 9 mm राउंड प्रोटेक्टेड हेलमेट्स थे, क्योंकि वो पुरानी स्पेसिफिकेशंस के बने थे। और आर्मी को लगे अगर हम उसको दोबारा अगर रीस्टार्ट करें प्रोसेस को, काफी सारा समय लग सकता है। इसी वजह से उन्होंने एक्चुअली फास्ट ट्रैक पे उन्होंने खरीद लिया था लगभग 1.5 लाख हेलमेट्स। लेकिन उनको जैसे ही उन्होंने डिप्लॉय कर दिया इन नए हेलमेट्स को, उनको पता लग गया ये इनसफिशिएंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां से बुलेट ने पेनिट्रेट किया इन हेलमेट्स को, तो उनको मजबूरन उसको मॉडिफाई भी करना पड़ा। तो अभी ये जो है सबसे लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है विदेश में या इंडिया में, उसको लेके वो डिस्कस कर रहे हैं, और हो सकता है बहुत ही 2 या 3 साल के अंदर ही हमें नए हेलमेट्स देखने को मिलेंगे इंडियन आर्मी में। आई गेस पटका के साथ एक दिक्कत ये भी थी कि वो एनहांसमेंट सपोर्ट नहीं कर सकता था। आप नाइट विजन गॉगल्स उसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं, आप टॉर्च उस पर नहीं फिट कर सकते हैं। वो बहुत एक स्टैटिक चीज थी। जो ये नया हेलमेट होगा उसमें ये सारी चीजें होंगी। जैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने निखिल, ये जो पटका था एक्चुअली इट वाज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। वो दत्ता साहब को भी ये पता नहीं था कि 30 साल तक चलाते रहे, जो जुगाड़ है वो चलता रहेगा बिना कोई मॉडिफिकेशन किए, वही उसी को लेके चले आ रहे थे। लेकिन जैसे आपने कहा, ये नए हेलमेट्स में जो है बहुत सारे ऐसे अटैचमेंट्स की सुविधाएं होंगी। जैसे एक होता है, एक फेस शील्ड है, ये बुलेट प्रूफ ग्लास का एक फेस शील्ड आता है हेलमेट पे, या फिर मेटल का भी हो सकता है एक फेस शील्ड, और फिर टॉर्चेस, नाइट विजन गॉगल्स इस तरह से जो फिट हो जाते हैं, वो भी फिट हो सकते हैं, टॉर्चेस वगैरह, वो सारे जो है बहुत ही एक मॉडर्न किस्म का हेलमेट होगा जो आर्मी खरीदेगी अपनी ट्रूप्स के लिए। ठीक है, और खरीद से ही संदीप हम चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। 6716 G2 पेट्रोल, ये नाम हमने पिछली बार तब सुना था जब 72,000 राइफल्स को ऑर्डर दिया गया था। उसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई है, कुछ इन्फेंट्री यूनिट्स को वो मिली भी है, जवान उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नया ऑर्डर प्लेस किया गया है पुराने ऑर्डर के साथ में ही। इसे लेकर के जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं भारतीय, किसी का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस बार हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब एफेंस कार की बात आई थी तब SSS डिफेंस ने तो काफी ओपनली कहा था, एक ट्विटर वार शुरू हो गया था। क्या चिंताएं हैं भारतीय निर्माताओं की, क्यों वो इस तरह की खरीद उन्हें क्यों चिंतित करती है संदीप? निखिल, इंडियन आर्मी जो है शायद दुनिया का सबसे बड़ा फौज होगा, शायद इट्स द नंबर 1 लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। स्टैंडिंग आर्मी में तो वही मैन पावर में नंबर 1, मैन पावर वाइज जो है, इंपॉर्टेंस वाइज जो है, नंबर 1 फौज है। बहुत इन्फ्लुएंशियल है। जो भी इंडियन आर्मी परचेज करती है उसका बहुत बहुत बढ़िया इम्पैक्ट होता है, डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी जो एक तरह से एक एडवर्टाइजमेंट है वो मैन्युफैक्चरर के लिए बड़े, इंडियन आर्मी यूज कर रही है तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इंडियन आर्मी यूज कर रहे हैं। देखिए 6 और के लिए तो मतलब आई डोंट थिंक दे हैव गॉट अ बिगर क्लाइंट देन इंडियन आर्मी। उनके ब्रोशर्स पे आप देख सकते हैं, फिर 1.5 लाख, वी हैव सप्लाइड 1.5 लाख राइफल्स टू द इंडियन आर्मी। ये तो बहुत बड़ी ऑर्डर है उनको जो मिला है। तो इस बात को लेके हमारे मैन्युफैक्चरर्स बहुत ही नाराज है, खफा है, क्योंकि उन्होंने सारे ये फैसिलिटीज लगा के एक्चुअली दे वांटेड टू कम्पीट, दे वांटेड द आर्मी टू बाय देयर प्रोडक्ट्स। बिल्कुल उनकी जो एंग्स्ट है, उनकी जो एंजाइटी है, वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि उन्होंने
बहुत मेहनत करके अपने इंडिजिनस डिजाइन्स बनाए हैं, इंडिजिनस फैक्ट्रीज लगा रहे हैं ये आर्म्स को इंडिया में बनाने के लिए। बहुत मेहनत किया उन्होंने, और फिर उनको देखने को मिल रहा है कि इंडियन आर्मी जाके 1.5 लाख का एक ऑर्डर प्लेस करती है फॉरेन कंपनी पे, और इसमें कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगा, इंडिया में कोई एक पार्ट भी नहीं बनाएंगे उस राइफल का इंडिया में। पूरी की पूरी जो राइफल है इंपोर्ट होके आ रही है बाहर से, और उसके सारे एक्सेसरीज भी हैं, साइट्स वगैरह सब इंपोर्टेड है। तो उसको लेके बहुत एक तरह की प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, आप पब्लिक सेक्टर को भी अगर पूछोगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या डीआरडीओ को, तो उनमें भी काफी बहुत एंजाइटी है, बहुत हद तक वो मायूस है कि देखिए इंडियन आर्मी जो है ऑफ द शेल्फ एक बेसिक राइफल इंडियन आर्मी इंपोर्ट कर रही है फॉरेन विदेश से। और इसी से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे थे संदीप, हमारा एक समझौता हुआ है रशिया के साथ जिसके तहत हम लोग रायबरेली में AK-203 के लिए एक प्लांट लगाने वाले हैं। ये एक नया ऑर्डर प्लेस अब कर दिया गया है, क्या इसका मतलब ये है कि वो जो हमारा प्लान था वो डिले हो गया है कहीं? नहीं निखिल, ये जैसे कि आर्मी के 3 अलग अलग प्रोक्योरमेंट्स है, वो एक्चुअली कंट्रोवर्सी थोड़ा उसका आई हैव सम डिसएग्रीमेंट्स ऑन दैट, बट आई विल जस्ट टेल यू एग्जैक्टली क्या है। 3 तरह के राइफल्स देना चाहती है इंडियन आर्मी। एक जो है एक बैटल राइफल है जो सिग से ले रहे हैं 1.5 लाख। दूसरा जो है AK-203 जो 6 लाख पीसेस हैं। ये सिग जो है इट विल गो टू द फ्रंट एंड ट्रूप्स। 6 लाख पीसेस AK हैं जो बाकी सारे ट्रूप्स को इशू करेंगे। और फिर ये कार्बाइन्स जो ले रहे हैं यूएई से, कैराकल 5.56 कार्बाइन्स है, वो तीसरा प्रोक्योरमेंट होगा। तो ये सारे जो तीनों के 3 प्रोक्योरमेंट्स इंपोर्टेड होंगे, ये कोई इंडिया में नहीं बनेगा। सॉरी, AK-203 जो है वो इंडिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनने वाला है, और ये जो 2 कराकल और सिग है वो इंपोर्टेड है। तो एक्चुअली सारी जो टेक्नोलॉजी इंपोर्टेड है, इसमें कोई इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर का कोई रोल नहीं होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है बनाने वाली है इसको। तो दैट्स द होल थिंग। सो इट्स बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस है फायर आर्म्स एक्विजिशन इंडियन आर्मी का, और बहुत सारा पैसा भी खर्च करने वाले। ठीक बात है। तो मैं एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हम NUH पे बढ़ने वाले हैं जो हमारा मेन टॉकिंग पॉइंट है। संदीप, ऐसा ये लैक ऑफ ट्रस्ट क्यों है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स पे? आर्मी ऐसा क्यों, अगर इंडिया में इस तरह के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अच्छी राइफल्स बना सकते हैं, तब सेना या जो MOD है या जो साउथ ब्लॉक में जो लोग फैसला लेते हैं, वो क्यों विदेशी वेंडर्स को चुनते हैं? निखिल, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअली आत्मनिर्भरता नाम की एक स्लोगन हमने बनाई है काफी सालों से। अलग अलग टाइप्स की एक स्लोगन्स हैं कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, मेक इन इंडिया होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। लेकिन ये आत्मनिर्भरता आप कैसे अचीव करेंगे, उसका कोई रोड मैप नहीं है हमारे सामने। इसको कैसे अचीव करेंगे, कैसे पहुंचेंगे वहां पर, इसका किसी को कोई जानकारी नहीं है। और ये आत्मनिर्भरता जो स्लोगन है, उसको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना होगा तो आपको ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। लेकिन आज तक जो है कोई सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स नहीं प्लेस कर रहे वो, और खास करके अभी जो स्टैंड ऑफ की वजह से बहुत सारे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स आ रहे हैं, और ये मैन्युफैक्चरर देख रहे हैं कि देखिए हमने जो सारे फैसिलिटीज बनाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हमने प्लान किया, ये सारा मतलब इट इज नहीं के बराबर हो रहा है, क्योंकि आप सारा अभी इंपोर्ट कर रहे हो। और जब आप हथियार इंपोर्ट करते हो तो वो एक्चुअली एक तरह से फुट इन द डोर टाइप का हो जाता है, क्योंकि एक बार जब आप लेते हैं एक शिपमेंट, उसके बाद आप साइड कर सकते हैं कि देखिए पहले हमने ले लिया तो इसका एक और हम मॉडर्नाइज वर्जन ले सकते हैं। तो ये में वो भी यही रहा है, उन्होंने 70,000 पहले खरीदी तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप 70,000 और भी ले सकते हैं जब जरूरत पड़ रही है। इट बिकम्स एन इंसेंटिव टू कीप इंपोर्टिंग। तो और ये जो इंडिजिनस हथियार जो है, इसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है, काफी इट कंटिन्यूज फॉर अ वाइल। आपको मतलब थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन फाइनली जब ये आपके सामने आ जाएगा तो आप एक्चुअली इन ऑल रिस्पेक्ट्स यू विल बी आत्मनिर्भर, कि आपको कहीं किसी के पास जाना नहीं होगा ये इंपोर्ट के लिए या स्पेयर पार्ट्स के लिए या टेक्निकल नो हाउ के लिए। ये सारा जो है विद इन द कंट्री है। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी है जो हम बात करते आ रहे हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है उसका।
तो दिस इज द प्रॉब्लम कि ऑफ द शेल्फ परचेजेस, इमरजेंसी परचेजेस, ये जो है आत्मनिर्भरता को बहुत हर्ट करते हैं, हर्ट करती है, धक्का लगता है उसको बहुत बड़ा। एक बहुत छोटा सवाल है संदीप, ये जो स्पेसिफिकली राइफल्स को लेके जो आत्मनिर्भरता के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, क्या जो इंसास वाला अनुभव रहा है सेना का, उससे ये चीज आती है कि वो लोग इंडियन वेंडर्स को लेके अब उतने आश्वस्त नहीं है, जो इंसास को लेके सेना का अनुभव रहा है? बिल्कुल निखिल, जो सर इंसास का जो किस्सा था, एक बहुत ही एक वेरी सैड स्टोरी, बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल का बहुत इशू था उसमें। राइफल डिजाइन आप किसी को पूछ लीजिए, इट्स अ बहुत बढ़िया डिजाइन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल डिजाइन। AK-47 इट्स लाइक एन इंडिजिनस AK-47 होगी, बट उसमें क्वालिटी कंट्रोल सबसे बड़ा ये था कि उसके जो प्लास्टिक पार्ट्स थे वो टूट जाते थे, ब्रेकेजेस था, वो AK-47 जितना रिजिड नहीं था। और फाइनली आर्मी तंग आके उन्होंने कह दिया कि हमें और इसके और ऑर्डर्स नहीं चाहिए, अब बंद कर दिया उन्होंने, और इंसास का प्रोडक्शन भी खत्म हो गया है। तो दैट इज वन। तो उसको लेके काफी देयर हैज बीन अ माइंडसेट इन द आर्मी कि वो इंसास का भूत पीछे नहीं छोड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा इंसास का भूत पीछे नहीं छोड़ता उन्हें। तो उनको लगता है कि इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स कोई बना नहीं सकते हैं, हमें वो ताकत नहीं है, अभी हमें वो क्षमता नहीं है, जैसे 6 या AK-47 या फिर काराकल क्यों ना हो, कि हम उस जैसे हथियार बना सकते हैं। तो वो एक माइंडसेट का इशू है, जैसे आपने कहा। संदीप, आपने लंबे करियर में राइफल्स को खूब कवर किया है, मैं देखता रहता हूँ आपकी टाइमलाइन में। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की भी कुछ राइफल्स को आपने जरूर देखा होगा, जो इंडिया में जो टॉप ऑफ द शेल्फ प्रोडक्शन होता है राइफल्स का। उन इंडियन राइफल्स, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड राइफल्स को लेकर के आपका अनुभव क्या रहा है? क्या वो एक अच्छा मतलब क्या वो एक अच्छा रास्ता हो सकता है? उस रास्ते पे हम क्या आगे बढ़ सकते हैं? क्या वो अच्छी राइफल्स हैं? निखिल, ये जैसे इंसास का ये किस्सा जो है, इट्स अ वेरी क्लासिक केस ऑफ अ गुड डिजाइन बट पुअर प्रोडक्शन। तो वही एक मेजर प्रॉब्लम है कि क्वालिटी कंट्रोल एक मेजर इशू है हमारे प्रोडक्ट्स में। और ये प्राइवेट वेंडर्स के साथ भी प्रॉब्लम है? प्राइवेट वेंडर्स का हमें पता नहीं है, क्योंकि इस लार्ज ऑर्डर्स में हमने आज तक किसी प्राइवेट वेंडर को ऑर्डर नहीं प्लेस किया है। तो सारे जो हमारे ऑर्डर्स हैं आज तक, वो इट इज बीन ऑन द गवर्नमेंट। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ही बनाते आ रही है काफी सालों से, 50 सालों से लगभग। तो वी डोंट हैव अ एग्जांपल इन द प्राइवेट सेक्टर, बट इट्स अ वेरी मेजर थिंग। दे हैव टू वर्क आउट अ सिस्टम। जैसे हम नहीं तो हम इट्स वेरी फनी कि हम मार्स तक रॉकेट्स छोड़ रहे हैं, चांद पे पहुंच गए, लेकिन वी कैन नॉट मेक अ नॉर्मल असॉल्ट राइफल, जो बहुत ही एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ब्रेड एंड बटर रिक्वायरमेंट जैसा है। चलते हैं अब रखवाले के अगले सेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जो मुख्य मुद्दा होगा हमारे इस हफ्ते का बातचीत का, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। बहुत लंबा इंतजार किया है संदीप नेवी ने हेलीकॉप्टर्स का, 2.5 दशक से लगभग 24 साल से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम फाइनली हेलीकॉप्टर्स लेने जा रहे हैं। कुछ वेंडर्स से उनकी बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन अब कम से कम पिछले इस जनवरी से आप देखेंगे लगातार जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं नेवी के, वो एक तरफ हैं, HAL एक तरफ है, और वो दोनों झगड़ रहे हैं इस बात पे कि क्या NUH प्रोग्राम के लिए ध्रुव या LUH को कंसिडर किया जाना चाहिए। हम पहले एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए कि ये पूरी बहस शुरू कहाँ से होती है, क्या ध्रुव नेवी के लिए कभी सोचा गया था, और नेवी की किस तरह की जरूरतें हैं जिनके लिए 111 हेलीकॉप्टर हमें चाहिए। निखिल, जैसे नेवी के पास जो एक लाइट हेलीकॉप्टर है जो शिप्स में फिट होते हैं, चेतक नाम का एक हेलीकॉप्टर है, एलुएट, फ्रांस से जो आया था 1960s में, और उसको करीब 50 साल से भी ज्यादा हो गए सर्विस में। तो नेवी ये रिप्लेस करना चाहती है, और उन्होंने एक प्राइवेट पब्लिक ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उस मॉडल के तहत वो बनाना चाहते हैं कि एक फॉरेन कंपनी एक फॉरेन डिजाइन ले आके इंडियन प्राइवेट सेक्टर में बनाने को जाएंगे। वो एक इस तरह का एक जॉइंट वेंचर में वो बनाएंगे। लेकिन HAL जो है, जो आज इंडिया में एक ही एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ओन्ड है। तो HAL का ये कहना है कि देखिए, हम पिछले 30 साल 40 साल से एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, हमने हेलीकॉप्टर बना दिया, आप हमें बाहर कैसे रख सकते हो इस कॉन्ट्रैक्ट से। तो उनका भी एक आर्ग्यूमेंट सही है कि एक
वो सारे जो उन्होंने हेलीकॉप्टर्स बनाए वो इंडिजिनस है, इंडिजिनसली डिजाइंड है, डेवलप्ड है और मैन्युफैक्चर्ड भी है। तो उसके बिकॉज ऑफ दैट यू कैन नॉट कीप अस आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल का जो ओरिजिनल थिंकिंग है वो है कि सरकार एक प्राइवेट सेक्टर में भी कंपटीशन खड़ा करना चाहती है। पब्लिक सेक्टर तो है ही, प्राइवेट सेक्टर में भी उनको ये एयरक्राफ्ट बनाने की जो ये कैपेबिलिटीज है, क्षमता है, वो बनाना चाहिए उनको। इसलिए वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल का ये है। तो मुद्दा इस साल जो है कि HAL ये कह रहे हैं कि देखिए हम ऑलरेडी हमने डेवलप कर दिया इस हेलीकॉप्टर, हम बहुत ही जल्द आपको दे सकते हैं। नेवी का कहना है देखिए हमारा जो HAL के साथ जो है पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि आपने जो ध्रुव HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर है उसमें एक सिंपल एक टेक्नोलॉजी है जो ब्लेड फोल्डिंग जो कहते हैं, जो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स हैं उसको फोल्ड करके शिप में आप उसको स्टैक कर सकते हैं, मतलब हैंगर में रख सकते हैं। वो आज तक HAL ने दे नहीं पाई है। इसीलिए वी डोंट वांट HAL हेलीकॉप्टर, क्या हमारा अच्छा ये रिकॉर्ड नहीं रहा है HAL के साथ। सो वीड लाइक एन इम्पोर्टेड मशीन। तो HAL का ये कहना है देखिए आप जाके एक इम्पोर्टेड मशीन ले रहे हो जो 30-40 साल पुरानी होगी डिजाइन, और यहाँ बनाएंगे और फिर वापस आपको कुछ साल बाद उनके पास जाना पड़ेगा ये सारे डिजाइन या अपग्रेड करने के लिए। और सो इट इज एग्जैक्टली इट इज आत्मनिर्भरता वर्सेस एन इम्पोर्टेड डिजाइन आर्ग्यूमेंट, और जिसमें इंडियन नेवी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो दोनों साइड्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं दोनों साइड में। एक आर्ग्यूमेंट कहती है कि क्या हम इतने अमीर हो गए हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई कि हम 2-2 हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन लाइंस अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा जो है ये कहते हैं कि देखिए ऑलरेडी हमने डिप्लॉय कर दिया है, वी हैव अ डिजाइन रेडी, कुछ ही साल में हम इसको फील्ड कर सकते हैं नेवी के लिए। सो यू शुड गिव द एक्सिस्टिंग मैन्युफैक्चरर चांस, जैसे वो HAL का जो कहना है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट, लेकिन ये इसमें हमें ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी नेवी 10 साल, करीब 10 साल से वो वेट कर रही है ये हेलीकॉप्टर रिप्लेस करने का। जो चेतक हेलीकॉप्टर है वर्चुअली एंड ऑफ लाइफ आ गए हैं, जो 1960 कैनिबलाइज किए जा रहे हैं पार्ट्स में, हमने तो कैनिबलाइज करते जा रहे हैं, और उनके बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। और ये हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं है कि जैसे फल की तरह आप खरीद सकते हो मार्केट में, उसको काफी टाइम लगता है डेवलप करने में, प्रोड्यूस करने में। जो उनका जो रिक्वायरमेंट है 111 हेलीकॉप्टर्स के, उनको काफी साल लग सकते हैं, कम से कम 8-10 साल तो लग ही जाएंगे उनको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। तो एक बहुत ही बड़ा विवाद है। उम्मीद है कि इसका मतलब जल्दी कुछ रेजोल्यूशन हो जाएगा। संदीप, बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते हैं कि नेवी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक हेलीकॉप्टर से। जैसे ध्रुव बहुत अच्छा कर रहा है, आर्मी एविएशन कोर उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है, एयरफोर्स के पास भी ध्रुव है और काफी फॉरवर्ड एरियाज में उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन नेवी उतनी खुश ध्रुव से नहीं है। क्या इन दोनों फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस है जो एक ही मशीन पूरा नहीं कर पा रही है? बिल्कुल निखिल, जो कंप्लीटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स नेवी के जो ध्रुव को लेके, खासकर जैसे मैंने आपको कहा ये ब्लेड फोल्डिंग एक हो गया, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो हैंगर स्पेस जो है जहाज पे, ये नौसेना के वॉरशिप्स पे बहुत ही कम जगह रहते हैं जो हैंगर्स, जिसमें वो उनको हेलीकॉप्टर फिट करना होता है, और वो नॉर्मल ब्लेड्स वहां पे फिट नहीं हो सकते, इसीलिए उसको ब्लेड फोल्डिंग का एक टेक्नोलॉजी है। The other important requirement is कि वो ये चाहते हैं कि the helicopter should be able to spend a lot of time on the hovering around a target। वो उसका endurance ज्यादा होना चाहिए। endurance, बिल्कुल, जो endurance है उसको ज्यादा endurance चाहिए। तो ये because the Navy operates out at sea, far out at sea, उनके बहुत सारे अलग टाइप के रिक्वायरमेंट्स है। मेजरली ये जो दो रिक्वायरमेंट्स है, इसीलिए जो नेवल ध्रुव है वो एयरफोर्स और आर्मी के ध्रुव के कंपैरिजन में बहुत ही अलग रिक्वायरमेंट्स हैं उनके, एंड दैट इज व्हाई इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिन कुछ वेंडर से बात चल रही है संदीप, उनमें से क्या आपकी रीडिंग है कि किस तरफ ये सौदा जा सकता है? क्योंकि आफ्टर ऑल हमें हेलीकॉप्टर्स लेने हैं, चाहे HAL से लें चाहे हम, अगर इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाले मोड में हम आगे बढ़ते हैं तो कौन से वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो लाइकली कंटेंडर्स हैं इस डील के लिए? निखिल, काफी सारे ऐसे हैं फॉरेन इसमें।
एक तो है यूरोकॉप्टर का जो एक रिक्वायरमेंट, यूरोकॉप्टर की एक मशीन है जो एक डॉल्फिन नाम की एक हेलीकॉप्टर थी इंडियन सर्विस में काफी सालों पहले, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो ऐसे 3-4 मशीन है इसी कैटेगरी में 4-5 टन क्लास के, जो वो आके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे बनाना चाहते हैं लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ, प्राइवेट कंपनीज के साथ। तो वो तो है, बट इट रिमेन्स टू बी सीन। जैसे मैंने कहा कि कामोव ने भी अपना एक नेवल वर्जन लाया है, क्योंकि वो लोग पहले से 200 हेलीकॉप्टर बनाने की बात चल रही है। एचएएल के साथ जो बना रहे हैं K226 जो है 226, तो एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, वो भी ऑफर कर रहे हैं, उसका एक नेवल वेरिएंट भी है। तो एचएएल कह रही है देखिए हमारे साथ ऑलरेडी 200 का एक एमओयू है, तो क्यों ना हम इसी को लेके यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए सप्लाई करेंगे, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए। तो it's a very complicated situation and the government has to decide on it. Actually ये जो है बॉल डिफेंस मिनिस्ट्री के कोर्ट में, और बहुत मुश्किल है इस वक्त कहना कि किस तरफ ये किसके पास ये चले जाएंगे, या प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगे या फिर एचएएल के साथ वो साइड करेंगे। एक और सवाल जो इस पूरी बहस में लोगों के दिमाग में आ सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तब ये बात खूब गाजे बाजे के साथ बताई गई थी कि हम MH-60 रोमियोस ले रहे हैं 24 नौसेना के लिए। 24 हेलीकॉप्टर्स हम MH-60 ले रहे हैं, जो कि एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होने वाला है, और हम अब एक एलिवेट चाहते हैं। इन दो तरह के प्लेटफॉर्म्स के क्या कैपेबिलिटीज होती हैं, और ये अलग अलग हेलीकॉप्टर्स हमें क्यों चाहिए? बिल्कुल। अब निखिल, जो MH रोमियो जो है हम ले रहे हैं, MH-60 रोमियो जो यूएस ले रहे हैं, वो एक अलग तरह का एक मशीन है। मैं आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। जैसे MH-60 को अगर आप सुखोई 30 की तरह देख सकते हो, तो देन ये जो लाइट यूटिलिटी नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है वो तेजस की तरह है। बिल्कुल 2 कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स हैं। MH-60 जो एक हेवी हेलीकॉप्टर है, 10-12 टन क्लास की जो हेलीकॉप्टर है, ज्यादा एंड्योरेंस है, ज्यादा पेलोड कैरी करती है, बहुत सारे, जैसे कि उसको मल्टी रोल इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे रोल्स परफॉर्म कर सकती है, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, बहुत ये ट्रूप कैरीज कर सकती है। तो बहुत ही एक यूटिलिटी है, लेकिन महंगा बहुत है, इसीलिए हम कम नंबर्स उसके खरीद रहे हैं, सिर्फ 24 ले रहे हैं जहाजों के लिए, हमारे वॉरशिप्स के लिए। और जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है लाइट हेलीकॉप्टर है, 4 या 5 टन की जो वेट ये है, और ज्यादा क्वांटिटीज में हम ले रहे हैं, 111 हेलीकॉप्टर्स ले रहे हैं। तो दोनों के अलग अलग यूटिलिटीज हैं, दोनों के अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स होंगे, एक हैवी है और एक लाइट है, लेकिन दोनों का होना बहुत जरूरी है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक तरह से, और इन दोनों के आने के बाद ही हमारी जो रक्षा तैयारियां हैं उनको एक तरह से पूरा माना जाएगा। एक क्योंकि मैं वो प्रपोजल देख रहा था जो गवर्नमेंट ने निकाला था, उसके अंदर लिखा था एक लिमिटेड एंटी सबमरीन वारफेयर रोल। तो क्या ये सब सर्विस टारगेटिंग के लिए भी एलयूएच को इस्तेमाल किया जाएगा? अगर हम उस डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या कोई फॉरेन वेंडर इस तरह का हेलीकॉप्टर बनाता है, और क्या एचएएल ऐसा नेवल ध्रुव दे पाएगा जो इस रोल को पूरा कर पाए? ये जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर रोल का भी वो ये कर रहे हैं, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है सबमरीन को डिटेक्ट करके उनको हंट करना है। तो जितने नंबर्स उनको मिल सकते हैं उतना उन्हें कम पड़ेगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में भी एक छोटा एक एंटी सबमरीन रोल क्यों ना फिट कर दें। ये एक्चुअली बहुत मुश्किल नहीं है। जो पहले एलवेट का भी एक लिमिटेड रोल हुआ करता था, वो 2 टॉर्पिडोज जो हैं, टॉर्पिडोज कैरी कर सकती थी, लेकिन वो सोनार नहीं कैरी कर सकती थी। तो अगर वॉरशिप या किसी और हेलीकॉप्टर ने आइडेंटिफाई किया होगा कि ये यहाँ पर सबमरीन है या हो सकता है, तो ये एलवेट जो है वो टॉर्पिडो लेके वहां पे अटैक कर सकती थी। तो बिल्कुल इसी तरह का एक रोल वो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए भी चाहते हैं, और ऐसे बहुत मॉडल्स हैं ग्लोबल मार्केट में जिसमें डंकिंग सोनार का भी प्रोविजन हो। डंकिंग सोनार बिल्कुल इट इज समथिंग दैट बी ड्रॉप्ड इन द वाटर हेलीकॉप्टर से, और वो सोनार से वो डिटेक्ट कर सकते हैं सबमरीन है, कहाँ पर है, उसके क्या लोकेशन है, और उसको अटैक भी कर सकते हैं टॉर्पिडोज के साथ। लेकिन प्राइमरी जो एंटी सबमरीन का जो रोल होगा वो MH-60 रोमियो ही करेगी, क्योंकि उसका जो है डेडिकेटेड सबमरीन हंटर जो है वो ही है।
और वो एक प्रूवन प्लेटफॉर्म भी है, बहुत पहले से बहुत सारे देशों की नौसेनाएं उसको इस्तेमाल कर रही है और वो बैटल प्रूवन मशीन है। जबकि LUH हम फिलहाल अभी जानते नहीं कि वो किस तरह से बिहेव करेगा इन इन ड्यूटीज में, आई गेस। अगले सेक्शन में बढ़ते हैं संदीप, जहां पे हम लोगों के कमेंट्स लेते हैं आप लोगों के लिए और उनके कुछ सवाल होते हैं। तो मैंने इस बार भी कुछ सवाल आप लोगों के लिए स्किम किए हुए हैं। एक सवाल विरल देसाई का है। कुछ जवाब विरल देसाई को इस पूरी बातचीत में मिले होंगे अगर वो पूरा एपिसोड देखेंगे तो। उन्होंने पूछा है कि LCS, तेजस, धनुष और कुछ और प्लेटफॉर्म्स का नाम उन्होंने लिया, कल्याणी जैसी महत्वपूर्ण खरीद क्यों अटकी पड़ी है, उस पर कई एपिसोड होते हैं। फौजी अफसर बाहर के हथियार को क्यों तरजीह देते हैं? एक हिस्सा आपने बता दिया है। क्या ये बाकी प्लेटफॉर्म्स को लेकर के जो देरी के कारण भी उसी तरह के हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये आत्मनिर्भर स्लोगन जो है, इट हैज टू बी फॉर इट टू हैव एक सच्चाई में बदलने के लिए आपको ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम द कंपनीज, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जहाँ पे काफी सालों से वो वेट कर रहे हैं। और बिकॉज उनका जो सारा बिजनेस प्लान है ओनली रिवॉल्व्स अराउंड डिफेंस, तो वो जो प्योरली डिफेंस में जो कंसंट्रेट करते हैं उनको बहुत ही इट विल अफेक्ट देम वेरी बैडली इफ दे डोंट गेट दीज ऑर्डर्स, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन प्लान सब शुरू कर दिए। और ये इस तरह का जो लार्जर मैसेज है इसका, ये है कि इट इज टू द अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की इंडियन गवर्नमेंट जहां तक कि इट इज कम्स टू डिफेंस, इट इज स्टिल नॉट रेडी टू एक्सेप्ट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स, जैसे कि टायर 1 प्लेयर्स, पब्लिक सेक्टर विल ऑलवेज गेट प्रायोरिटी। तो वो एक ज्यादा बड़ा जो है मैसेज, इट गोज आउट टू द एनवायरनमेंट। अगला सवाल विकास बुरा ने एक बहुत लंबा कमेंट किया, उन्होंने बहुत सारे सवाल रखे हैं, लेकिन उसमें से एक चीज जो निकल के आई और उन्हीं के सवाल में मैं इस चीज को फिट करना चाहता हूँ। संदीप, एक आपने ट्विटर पे थ्रेड आपने देखा होगा, एक चिट्ठी लिखी गई है बहुत सारे एक्स सर्विसमैन की तरफ से सरकार को, जिसमें उन्होंने मांग की है कि 1962 के युद्ध पे बनी हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट पब्लिक की जाए। इस मांग को आप कैसे देखते हैं और कितना जरूरी है इस रिपोर्ट का बाहर आना? निखिल, मैं तो आई एम ऑल फॉर द डिक्लासिफिकेशन ऑफ द हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट को डिक्लासिफाई नहीं करते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपको नहीं पता होगा कि ऐसे कौन सी गलतियां की हमने उस वक्त और हमें जो इसको दोहराना नहीं चाहिए। I'll give you another example, जैसे कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद जो आज भी हम 20 साल के बाद भी जो भी हम साइट करते हैं वो कारगिल रिव्यू कमेटी को ही साइट करते हैं कि क्या उनके सारे जो रिकमेंडेशंस थे क्या हमने फुलफिल किए या नहीं किए। तो these kind of reports are very important, they just to understand कि what is wrong, हमने कहाँ पे गलतियां की, कौन कौन सी गलतियां, what we should not report। तो हेंडरसन ब्रुक्स इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ है, इट्स ऑलमोस्ट 60 इयर्स और ये चलता रहेगा, कई और साल चलता रहेगा। एंड इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स वी विल बी फेटेड टू मेक इट अगेन, रिपीट इट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ऐसे कोई क्लासिफाइड सेक्शंस हैं इसके, तो वो उसको ब्लैंक आउट करके रिलीज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विदेशी कंट्रीज में करते हैं, डिक्लासिफिकेशन 30 साल के बाद डिक्लासिफाई करते हैं, और उनको अगर लगता है कि ऐसे कोई सेंसिटिव पार्ट्स हैं उसको ब्लॉक आउट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये जल्दी करना चाहिए। इट्स बीन ऑलमोस्ट 50 साल से भी ज्यादा हो गया है। आई थिंक वी आर मैच्योर इनफ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स। इसी सवाल से मेरे दिमाग में आता है संदीप, वो क्या सोच है जिस वजह से इस तरह की रिपोर्ट्स क्लासिफाइड रह जाती हैं? किस चीज का डर होता है एस्टैब्लिशमेंट में? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये किसी पॉलिटिकल सोच पे ब्लेम किया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरह की सोच वाली पॉलिटिकल पार्टीज पावर में रह चुकी हैं, दोनों रूल कर चुकी हैं, लेकिन रिपोर्ट्स डिक्लासिफाई नहीं हुई हैं। निखिल, इसका एक कारण ये मैंने सुना, नो वन रियली नोज द रियल रीजन। गवर्नमेंट ने आज तक स्पष्ट नहीं किया है व्हाई दे हैव नॉट डिक्लासिफाइड द रिपोर्ट। जो हर सरकार आती है वो ये कहती है कि हम पहले पावर में आने से पहले सब कहते हैं कि हम डिक्लासिफाई करेंगे, लेकिन जैसे वो पावर में आ जाते हैं वो बदल जाते हैं, हृदय परिवर्तन हो जाता है जी। तो इट गोज इनटू द कोल्ड स्टोरेज। तो हेंडरसन ब्रुक्स के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। कई सारे सरकार ने ऐसे प्रॉमिस किए कि हम डिक्लासिफाई करेंगे, लेकिन फाइनली उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा एक मेरा सुनने में आया है कि इट रेजेस क्वेश्चंस ऑन द आर्मी। तो आर्मी ये नहीं चाहती है कि ऐसे
कोई एक रिपोर्ट बाहर आए जिसमें आर्मी को एक बैड नेम दे या आर्मी को क्वेश्चन करे या आर्मी के डिसीजंस को, तो शायद एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर इसमें पॉलिटिकल बातें नहीं है। लेकिन हम तो जानते ही है कि 1962 वाज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिकल ब्लंडर्स, पॉलिटिकल और मिलिट्री ब्लंडर्स जो मतलब वो दोनों तरह के सबक है उसमें। बिल्कुल, दोनों साइड से गलतियां हुई है, पॉलिटिकल साइड से और मिलिट्री साइड पे भी। और हेंडरसन ब्रुक्स इज मेनली अबाउट द मिलिट्री थिंग। पॉलिटिकल उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया, ज्यादातर उन्होंने मिलिट्री पे ही फोकस किया, एंड इट इज नॉट अ वेरी गुड पिक्चर फ्रॉम व्हाट वन अंडरस्टैंड। लेकिन जब तक हम वी डोंट look at our own mistakes, we will not learn from them. That is the most important lesson. जितनी भी क्रिटिकल हो एक रिपोर्ट, जैसे कारगिल रिव्यू कमेटी ने काफी क्रिटिकल थी वो उनके जो ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने मान लिया, डिक्लासिफाई भी कर दिया, मतलब इट हैज अ क्लासिफाइड सेक्शन बट ज्यादातर इट इज अ डिक्लासिफाइड रिपोर्ट, इट्स अ पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट। उन्होंने पूरा खुला चिट्टा कर दिया था कि देखिए ऐसे ऐसे गलतियां हो गई, वी डिड नॉट पेट्रोल, दीज आर द मिस्टेक्स दैट वर मेड, that we could not pick up the Pakistani thing, and this is the recommendation. So lessons learned जो है, unfortunately Henderson Brooks से ऐसा कोई हमें lessons मिलने को नहीं आ रहा, almost 60 years जैसे मैंने कहा, and we now we are in Ladakh, back to square one एक तरह से। You can't compare it to 1962, but एक तरह से जो है stand off वगैरह सब ये we should not be making the same mistakes that we made in 1962, वही मेरा एक मानना है। और इसीलिए जरूरी है कि वो रिपोर्ट बाहर आए, उसके ऊपर स्कॉलरशिप हो, आर्मी में भी, जो एकेडमिक सर्कल्स हैं उनमें भी, और उस चर्निंग से कुछ ऐसा सबक निकले जो कि हम ऐसे मुश्किल समय में इस्तेमाल कर सकें। आखिरी एक ये सवाल नहीं है, रिक्वेस्ट है कौशिक मजूमदार की। कौशिक ने कहा है कि हमें एक एपिसोड करना चाहिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ऑफ इंडिया पे। कौशिक, रखवाले की तरफ से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हम सारे ही पैरामिलिट्री फोर्सेस पे एक खास एपिसोड रखवाले का करने वाले हैं, जिसमें ना सिर्फ फ्रंटियर फोर्स के बारे में बात होगी बल्कि बाकी पैरामिलिट्री, हम सारी पैरामिलिट्रीज को उसमें डिस्कस करना चाहते हैं, और थोड़ा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे दर्शकों का इस लंबी बातचीत को सुनने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका, आपने आज भी हमारे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया।